नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी चीज के बारे में सोचते सोचते हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि जवाब मिलने की बजाय ना दिमाग और उलझ जाता है। ऐसा लगता है जैसे सोच का पहिया घूम तो रहा है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। हम इंसानों के साथ तो ये अक्सर होता है ना। अब जरा सोचिए, अगर यही हाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का होने लगे तो। जी हाँ, नमस्कार। ये आजकल एक बड़ी दिलचस्प चुनौती बन गई है। जो बहुत शक्तिशाली एआई मॉडल्स हैं, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में लार्ज रीजनिंग मॉडल्स या एलआरएम्स कहते हैं, वे वाकई कमाल के हैं। लेकिन शोधकर्ताओं ने गौर किया है कि ये कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। फीफान सॉन्ग और उनके साथियों का एक शोध पत्र है, उसमें इसी को ओवरथिंकिंग कहा गया है। ओवरथिंकिंग, ये शब्द तो बिल्कुल जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन एआई के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब सिर्फ विचारों में खो जाना नहीं है, सही ना? इसके कुछ ठोस मतलब नतीजे भी होते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। जब एआई ओवरथिंक करता है तो सबसे पहली चीज़ जो बर्बाद होती है वो है कंप्यूटिंग पावर, मतलब गणना करने की ताकत। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है, ऊर्जा खर्च होती है और हैरानी की बात यह है कि कभी-कभी इतना ज़्यादा सोचने के बाद भी जवाब की सटीकता यानी एक्यूरेसी वो बेहतर होने के बजाय कम हो जाती है। अच्छा, तो ज्यादा सोचना हमेशा बेहतर सोचना नहीं होता, एआई के लिए भी नहीं। हम्म तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि एआई की ज़्यादा सोचने की आदत के पीछे क्या है और इससे निपटने के लिए क्या नए तरीके खोजे जा रहे हैं। हमारे सामने फीफान सॉन्ग और पीकिंग यूनिवर्सिटी व मूनशॉट एआई के उनके सहयोगियों का शोध पत्र है, मिटिगेटिंग ओवरथिंकिंग थ्रू रीजनिंग शेपिंग। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एआई को कैसे ज़्यादा कुशलता से, मतलब स्मार्ट तरीके से तर्क करना सिखाया जा रहा है। दरअसल ये एलआरएम्स डिज़ाइन ही इसलिए किए गए हैं कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हल कर सकें। इसके लिए वो एक तरह का तर्क पथ या रीजनिंग ट्रेजेक्टरी बनाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि जवाब तक पहुंचने के लिए वो कई संभावित रास्तों को, कई अलग-अलग विचारों को टटोलते हैं, उन पर गौर करते हैं। सुनने में तो ये तरीका सही लगता है, मतलब मुश्किल सवाल के लिए गहराई से सोचना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, पर समस्या तब शुरू होती है जब ये प्रक्रिया ज़रूरत से ज़्यादा लंबी और दोहराव वाली बन जाती है। मॉडल एक ही विचार, एक ही रास्ते को बार-बार, मतलब अनावश्यक रूप से जांचता रहता है। नतीजा, डिकोडिंग सीक्वेंस यानी एआई के सोचे हुए शब्द या कोड वो बहुत लंबे हो जाते हैं और कंप्यूटेशनल लागत आसमान छूने लगती है। हमारा आज का विश्लेषण इसी समस्या और इसके नए समाधान पर केंद्रित है। क्या ये वैसा ही है जैसे हम कोई गणित का सवाल हल करते समय एक एक स्टेप लिखते हैं? काफी हद तक वैसा ही। एआई किसी जटिल सवाल का जवाब देने के लिए उसे छोटे-छोटे तार्किक हिस्सों में तोड़ता है। ये हर हिस्सा एक रीजनिंग स्टेप या सोचने का चरण है। हम्म। ओवरथिंकिंग तब होती है जब एआई इन चरणों को जरूर से ज्यादा दोहराने लगता है। हर छोटी-मोटी संभावना को बार-बार परखता है, भले ही वो पहले ही सही रास्ते पर क्यों ना हो। इससे पूरी सोच की प्रक्रिया बेवजह लंबी खिंच जाती है। शोध पत्र में फिगर 1 में एक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की समस्या का उदाहरण दिया गया है। शायद उससे ये बात और साफ हो। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एआई को एक ज्यामिति की प्रॉब्लम हल करनी है। वो सही दिशा में सोचना शुरू करता है, शायद सही फॉर्मूला भी चुन लेता है, लेकिन फिर उसके मन में, कह लीजिए, शक पैदा होता है। वो रुककर बार-बार जांचने लगता है, कहीं ये एंगल गलत तो नहीं ले लिया? क्या ये साइड उस साइड के बराबर ही है या अलग है? शायद मुझे दोबारा चेक करना चाहिए। भले ही उसका पहला निष्कर्ष सही था, ये जो बार-बार की अनावश्यक जांच है, यही ओवरथिंकिंग है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम घर से निकलकर बार-बार चेक करें कि दरवाजा बंद किया या नहीं। एक दो बार ठीक है, पर हर 2 मिनट में चेक करना तो समय और ऊर्जा की बर्बादी है। समझ गई। तो इस ओवरथिंकिंग का पहला नुकसान तो हुआ कंप्यूटेशनल लागत, ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा पैसा। लेकिन क्या सोचने की इस उलझन का असर सिर्फ यहीं तक सीमित है या फिर एआई के दिए जवाब की क्वालिटी पर भी पड़ता है? यानी सटीकता में कमी, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन जिसे कहते हैं। जब मॉडल इतने सारे छोटे-छोटे दोहराव वाले विचारों में उलझ जाता है, तो वो मुख्य तर्क से भटक सकता है। वो गैर जरूरी डिटेल्स में फंस सकता है या किसी गलत दिशा में निकल सकता है। नतीजा ये होता है कि अंतिम जवाब या तो पूरी तरह गलत हो सकता है या फिर उतना सटीक नहीं होता जितना होना चाहिए था। तो ये तो वाकई एक बड़ी समस्या है। क्या इसे पहले हल करने की कोई कोशिश नहीं हुई? मतलब एआई को थोड़ा कम सोचने के लिए कहने का कोई तरीका नहीं था? कोशिशें तो हुई हैं।
एक आम तरीका था लंबे जवाबों पर पेनल्टी लगाना। यानी एआई को सिखाया गया कि अगर वो जवाब देने में बहुत ज्यादा टोकन इस्तेमाल करता है तो उसे एक तरह का नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। टोकन आप समझ सकती हैं, टेक्स्ट की छोटी इकाइयां होती हैं, जैसे कोई शब्द या अक्षर का हिस्सा या कोई सिंबल। एआई के लिए हर टोकन एक गणना का हिस्सा है। तो सिद्धांत ये था कि ज्यादा टोकन मतलब ज्यादा लंबा जवाब, और उस पर पेनल्टी लगाकर एआई को संक्षिप्त रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन ये तरीका कामयाब क्यों नहीं हुआ? सुनने में तो लॉजिकल लगता है। पूरी तरह से नहीं। देखिए, शोध पत्र बताता है कि सिर्फ टोकन गिनकर पेनल्टी लगाने से ना गाड़ी पटरी से उतर गई। अक्सर इससे मॉडल की सटीकता, एक्यूरेसी वो कम हो गई। क्यों? जरूरी जानकारी या तर्क के महत्वपूर्ण हिस्सों को भी काटने लगा है। आप सोचिए, किसी लंबे तर्क में से कौन सा शब्द या टोकन वाकई में फालतू है और कौन सा जरूरी, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कोई टोकन देखने में छोटा लगे, पर वो पूरे तर्क को जोड़ने के लिए जरूरी हो। फिगर 1A में भी यही मुश्किल दिखाई गई है। टोकन लेवल पर फालतूपन ढूंढना बहुत कठिन काम है। हाँ, ये तो है। किसी निबंध में से एक फालतू शब्द निकालने से अच्छा है कि हम कहें, अरे ये पूरा पैराग्राफ ही गैर जरूरी लग रहा है। तो मतलब दिक्कत टोकन लेवल पर थी। हम्म तो शोधकर्ताओं ने क्या नया सोचा? यहीं पर आता है उनका नया समाधान, जिसका नाम है GRSP, ग्रुप रिलेटिव सेगमेंट पेनलाइजेशन। नाम थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर इसका मूल विचार काफी सहज है और उसी बात पर आधारित है जो आपने अभी कही। ग्रुप रिलेटिव सेगमेंट पेनलाइजेशन। चलिए इसे तोड़ते हैं। सेगमेंट का मतलब शायद वही सोचने के हिस्से या तार्किक चरण हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे। बिल्कुल सही। GRSP का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि ये हर एक टोकन को गिनने के बजाय रीजनिंग सेगमेंट्स पर ध्यान देता है। ये एआई के सोचने की पूरी प्रक्रिया को छोटे लेकिन अर्थपूर्ण हिस्सों या सेगमेंट्स में बांटता है। जैसे हम किसी जटिल विषय को समझाते समय उसे अलग-अलग पॉइंट्स या पैराग्राफ्स में बांट देते हैं, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो एआई की सोच को हिस्सों में बांटा गया। अब पेनाल्टी कैसे लगती है और ये ग्रुप रिलेटिव का क्या मतलब है इसमें? पेनाल्टी अब हर टोकन पर नहीं बल्कि इन सेगमेंट्स की संख्या पर लगती है, और यहीं रिलेटिव या सापेक्ष शब्द अहम हो जाता है। पेनाल्टी सिर्फ सेगमेंट्स की कुल संख्या पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसी सवाल के दूसरे संभावित जवाबों के समूह की तुलना में संख्या पर लगती है। यानी अगर एआई ने एक ही सवाल के कई संभावित जवाब सोचे हैं और उनमें से कोई एक जवाब बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा सेगमेंट्स यानी टुकड़ों में बटा हुआ है, तो उसे ज्यादा पेनल्टी मिलती है। इससे एआई को एक तरह से किफायती और संक्षिप्त तर्क बनाना सिखाया जाता है दूसरों के मुकाबले। अरे वाह! तो ये टोकन गिनने के बजाय सोच के हिस्सों को आंकना, ये वाकई एक अलग नजरिया है। इससे एआई के सोचने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान जा रहा है, ना कि सिर्फ उसके आउटपुट की लंबाई पर, है ना? हाँ, और शोधकर्ताओं ने एक और दिलचस्प चीज देखी जो टेबल 1 में दिखाई गई है। उन्होंने पाया कि सेगमेंट्स की संख्या और इस्तेमाल हुए कुल टोकन्स के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध है। पॉजिटिव कॉरिलेशन जाके कहते हैं। यानी आमतौर पर जितने ज्यादा सेगमेंट्स होते हैं उतने ही ज्यादा टोकन भी इस्तेमाल होते हैं। तो सेगमेंट्स की संख्या को काबू में करके वे अप्रत्यक्ष रूप से टोकन की खपत भी कम कर पा रहे हैं। और जैसा आपने पहले बताया था, फिगर 1B भी इसी तरफ इशारा करता है कि इंसानों के लिए भी पूरे तर्क में से एक गैर जरूरी कदम या सेगमेंट पहचानना, वो एक एक गैर जरूरी शब्द या टोकन पहचानने से ज्यादा आसान और स्वाभाविक है। GRSP इसी इंसानी सहजता का फायदा उठा रहा है। सटीक कहा। हम पूरे विचार के एक हिस्से को आसानी से फालतू कह सकते हैं, लेकिन उस हिस्से के हर शब्द को फालतू कहना मुश्किल और शायद गलत भी हो। इसे एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी को एक जटिल विषय पर निबंध लिखना है। एक तरीका ये है कि हर पैराग्राफ, जिसे हम यहाँ एक सेगमेंट मान सकते हैं, उसमें गहराई से सोचा जाए, विचारों को ठीक से पिरोया जाए और कम लेकिन ठोस पैराग्राफ्स में पूरी बात कह दी जाए। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे अधूरे, शायद दोहराव वाले पैराग्राफ लिखे जाएं। निबंध लंबा तो हो जाएगा, पर शायद उतना प्रभावशाली और स्पष्ट नहीं होगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। GRSP का लक्ष्य एआई को पहले वाले तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करना है। यानी हर कदम या सेगमेंट में गहराई से सोचो, लेकिन बेवजह बहुत सारे कदम उठाकर तर्क को लंबा और भटका हुआ मत बनाओ। गुणवत्ता पर जोर, मात्रा पर नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ सेगमेंट्स की संख्या कम करने तक ही सीमित है? कहीं ऐसा तो नहीं कि संख्या कम करने के चक्कर में एआई जरूरी बातें बताना ही छोड़ दे, मतलब गहराई कम हो जाए? ये एक बहुत वाजिब सवाल है
और यहीं पर जीआरएसपी की एक और खूबी सामने आती है। शोध पत्र में इसे लेंथ अवेयर वेटिंग यानी लंबाई आधारित भारण कहा गया है। जीआरएसपी सिर्फ सेगमेंट्स की संख्या ही नहीं गिनता, यह उन सेगमेंट्स की लंबाई को भी ध्यान में रखता है। सेगमेंट्स की लंबाई, उसका क्या महत्व है? क्या लंबे सेगमेंट बेहतर होते हैं? शोधकर्ताओं ने फिगर 3 में एक दिलचस्प पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि जो जवाब सफल यानी सही होते हैं, उनमें अक्सर सेगमेंट ज्यादा लंबे होते हैं। इसके विपरीत जो जवाब असफल यानी गलत होते हैं, उनमें छोटे छोटे सेगमेंट्स की भरमार होती है, जैसे कोई जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे बोल रहा हूं। उन्होंने ये भी देखा कि जो एआई मॉडल ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनमें सेगमेंट की लंबाई का वितरण ज्यादा संतुलित होता है। मतलब न बहुत ज्यादा छोटे, न बहुत ज्यादा लंबे सेगमेंट, बल्कि एक सोची समझी लंबाई। कमाल है। तो ये सिर्फ कम कदम उठाने की बात नहीं है, बल्कि हर कदम को ज्यादा ठोस और सोचा समझा बनाने की है। जैसे किसी जटिल समस्या को सुलझाते समय जल्दबाजी में 10 छोटे अधूरे विचार करने से बेहतर है कि 2-3 बार गहराई से सोचा जाए। तो जीआरएसपी इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है? इसी खोज के आधार पर जीआरएसपी पेनल्टी लगाते समय सेगमेंट की लंबाई को वजन देता है। जिन जवाबों में छोटे सेगमेंट्स ज्यादा होते हैं, यानी जो ज्यादा बिखरे हुए लगते हैं, उन्हें ज्यादा पेनल्टी मिलती है। और जिन जवाबों में संतुलित या लंबे सेगमेंट्स होते हैं, जो ज्यादा गहरे विचार का संकेत देते हैं, उन्हें कम पेनल्टी मिलती है। शोध पत्र में इसे डिसेंडिंग वेटिंग कहा गया है, यानी जैसे जैसे सेगमेंट की औसत लंबाई बढ़ती है, पेनल्टी का भार कम होता जाता है। तो इसका सीधा फायदा ये हुआ कि एआई को न सिर्फ कम कदम उठाने के लिए, बल्कि हर कदम में ज्यादा गहराई से सोचने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ तर्क की गुणवत्ता सुधर सकती है, बल्कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल की प्रक्रिया जिससे एआई सीखता है, वो भी ज्यादा स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। एआई जल्दबाजी में छोटे अधूरे कदम उठाने के बजाय ज्यादा संतुलित और गहरे विचार वाले कदम उठाना सीखता है। ये सब तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये सेगमेंट्स पहचाने कैसे जाते हैं? एआई को कैसे पता चलता है कि यहाँ एक विचार खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो रहा है? शोध पत्र में इसके 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। एक है कीवर्ड आधारित तरीका। कुछ खास शब्द या वाक्यांश होते हैं, जैसे लेट्स कंसिडर, सो वी हैव, फर्स्ट वी कैलकुलेट, या हिंदी में कहें तो अब सोचते हैं इसलिए हमें मिलता है, जो अक्सर एक नए तार्किक चरण या सेगमेंट की शुरुआत का संकेत देते हैं। दूसरा तरीका ज्यादा ऑटोमेटिक है और मॉडल के अपने आत्मविश्वास या तकनीकी भाषा में कहें तो लॉग प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। जहां मॉडल किसी शब्द या विचार को लेकर थोड़ा कम आश्वस्त होता है, यानी उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरता है, वहां अक्सर एक नए सेगमेंट की शुरुआत मानी जा सकती है। ये ऐसा है जैसे हम बोलते बोलते थोड़ा रुकते हैं या आहा करते हैं जब हम कोई नया विचार शुरू कर रहे होते हैं। अच्छा, और फिगर 2 में शायद इसी पूरी प्रक्रिया का एक खाका खींचा गया है। हाँ, फिगर 2 में जीएसआरपी का पूरा वर्कफ्लो दिखाया गया है। पहले सेगमेंटेशन होता है, यानी कीवर्ड या कॉन्फिडेंस के आधार पर सेगमेंट्स की पहचान। फिर इन सेगमेंट्स की लंबाई के आधार पर क्लस्टरिंग यानी समूह बनाना होता है। फिर हर क्लस्टर पर रिलेटिव पेनल्टी लगाई जाती है। इसके बाद लंबाई के आधार पर वेटिंग यानी भार देना होता है। और अंत में इस जानकारी का इस्तेमाल करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए एआई को अपडेट किया जाता है, यानी उसे सिखाया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तरीका वाकई काम करता है? शोधकर्ताओं ने अपने प्रयोगों में क्या पाया? क्या जीआरएसपी ने एआई को बेहतर और ज्यादा कुशल बनाया? हाँ, नतीजे काफी उत्साहजनक रहे। प्रयोगों ने साफ तौर पर दिखाया कि जीएसआरपी ने एआई की दक्षता, एफिशिएंसी, उसको बेहतर बनाया है। किन मायनों में बेहतर? क्या ठोस सुधार दिखे? 2 मुख्य सुधार देखे गए। पहला, गणना लागत यानी कंप्यूटेशन कॉस्ट में कमी आई। जीएसआरपी से प्रशिक्षित मॉडल ने औसतन काफी कम टोकन इस्तेमाल किए जवाब देने के लिए, यानी कम समय, कम ऊर्जा। और दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सटीकता यानी एक्यूरेसी पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ा, बल्कि कुछ मामलों में, खासकर गणित जैसी जटिल समस्याओं वाले टेस्ट सेट्स पर, सटीकता थोड़ी बेहतर भी हुई। ये तो वाकई बड़ी बात है, खासकर मुश्किल समस्याओं पर फायदा दिखना, जहां ओवरथिंकिंग का खतरा सबसे ज्यादा होता है। सही कहा। उदाहरण के लिए OmniMath 500 जैसे मुश्किल गणितीय टेस्ट सेट पर जीआरएसपी ने टोकन बचाने में काफी मदद की, वो भी सटीकता को ज्यादा गिराए बिना। ये दिखाता है कि ये तरीका वहां ज्यादा कारगर है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब इसकी तुलना पहले से मौजूद दूसरे तरीकों से की गई,
जैसे वो LCPO या O1 प्रूनर जिनका जिक्र था, तो GRSP कैसा रहा? तुलना में GRSP ने सटीकता और टोकन बचत के बीच एक बेहतर संतुलन, एक अच्छा ट्रेड ऑफ हासिल किया। शोध पत्र के अनुसार कुछ दूसरे तरीके टोकन कम करने में तो सफल रहे, लेकिन उन्होंने सटीकता काफी गिरा दी, या फिर वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाने लगे जो शायद गहरे तर्क के लिए अच्छे नहीं है। GRSP इस मामले में ज्यादा संतुलित साबित हुआ। इसके अलावा कुछ और भी दिलचस्प निष्कर्ष हैं, जैसे वेटिंग मैकेनिज्म का महत्व। सेक्शन 4.4 और फिगर 4 में प्रयोगों से पुष्टि हुई कि डिसेंडिंग वेटिंग यानी लंबे सेगमेंट्स को कम पेनल्टी देना ही ज्यादा स्थिर ट्रेनिंग और बेहतर नतीजे देती है। अगर इसका उल्टा किया गया यानी असेंडिंग वेटिंग, छोटे सेगमेंट्स को कम पेनल्टी दी गई, तो मॉडल अस्थिर हो गया और सटीकता गिर गई। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि AI को हर चरण में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करना ही सही रणनीति है। और क्या ये तरीका सिर्फ किसी खास आकार के AI मॉडल पर ही काम करता है या छोटे बड़े सभी पर? स्केलेबिलिटी का भी परीक्षण किया गया। सेक्शन 4.5 फिगर 5 में ये है। GRSP ने अलग अलग आकार के मॉडलों पर 7 बिलियन, 14 बिलियन और 32 बिलियन पैरामीटर वाले क्वेन मॉडल पर प्रभावी ढंग से काम किया है। एक और दिलचस्प बात सामने आई कि बड़े मॉडल स्वाभाविक रूप से थोड़े ज्यादा कुशल होते हैं, मतलब वे पहले से ही कम टोकन इस्तेमाल करते हैं, और GRSP उनमें टोकन बचाने में और भी ज्यादा मदद करता है। और वो दूसरा सेगमेंटेशन तरीका जो कीवर्ड्स पर नहीं बल्कि मॉडल के कॉन्फिडेंस पर आधारित था, क्या वो भी कारगर रहा? हाँ, कॉन्फिडेंस आधारित सेगमेंटेशन सेक्शन 4.6 फिगर 6 भी काफी प्रभावी रहा। बिना किसी पूर्व निर्धारित कीवर्ड के सिर्फ मॉडल के अपने आत्मविश्वास के उतार चढ़ाव को देखकर सेगमेंट बनाना भी काम कर गया और अच्छे परिणाम दिए। इसका फायदा यह है कि यह तरीका ज्यादा लचीला है और अलग अलग भाषाओं और तरह के टेक्स्ट पर आसानी से लागू हो सकता है। और जैसा कि उम्मीद थी, GRSP से प्रशिक्षित मॉडल औसतन कम सेगमेंट्स उत्पन्न करते हैं, जो टोकन बचत की बात की पुष्टि करता है। तो कुल मिलाकर अगली बार जब हम किसी AI चैटबॉट से बात करें या किसी AI प्रॉब्लम सॉल्वर का इस्तेमाल करें, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि पर्दे के पीछे GRSP जैसी तकनीकें काम कर रही होंगी। वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि ज्यादा समझदारी से, ज्यादा कुशलता से सोचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार यही है कि AI अब सिर्फ ज्यादा जानकारी रटने या ज्यादा विकल्पों को खंगालने पर ही ध्यान नहीं दे रहा है। GRSP जैसी तकनीकों की मदद से वो कुशलता से सोचना, एफिशिएंट रीजनिंग सीख रहा है। इसका मतलब है कम चरणों में, लेकिन हर चरण में ज्यादा गहराई और स्पष्टता के साथ सही जवाब तक पहुंचना। शायद यही असली बुद्धिमत्ता की ओर एक कदम है। कम में ज्यादा समझना, कम सोच में भी सटीक और सही जवाब तक पहुंच जाना। ये तो हम इंसानों के लिए भी सीखने वाली बात है ना? आपने बिल्कुल सही सोचा। ये शोध सिर्फ AI को तेज या सस्ता बनाने के बारे में ही नहीं है, ये हमें कुशल सोच की प्रकृति पर सोचने को मजबूर करता है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ा जा सकता है। क्या AI की सीख से हम इंसान भी कुछ सबक ले सकते हैं? क्या AI हमें सिखा सकता है कि कब हमें किसी चीज पर गहराई से रुककर सोचना चाहिए और कब हमें दोहराव से बचकर आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की ओवरथिंकिंग से बच सकें? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। और जो श्रोता इस विषय में और जानना चाहें, वे फीफैन सॉन्ग और उनके सहयोगियों का पीकिंग यूनिवर्सिटी और मूनशॉट AI द्वारा प्रकाशित शोध पत्र मिटिगेटिंग ओवरथिंकिंग थ्रू रीजनिंग शेपिंग जरूर देख सकते हैं। उसमें इन सभी बातों का विस्तृत विश्लेषण और आंकड़े मौजूद हैं।